ईटीवी छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by अग्रवाल पब्लिक स्कूल, कमिंग सून इन नया रायपुर। पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स, ये रिश्ता है सदियों के लिए। इन एसोसिएशन विद सन एंड सन ज्वेलर्स। एसोसिएट स्पॉन्सर सिंघानिया मर्लिन एस्टेट। एसोसिएट स्पॉन्सर शिवम रियल इंफ्रा डेवलपर्स। प्रिंट पार्टनर हरिभूमि। रेडियो पार्टनर रेडियो मिर्ची। आउटडोर पार्टनर राघव एडवर्टाइजिंग रायपुर। खबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 3 दिवसीय सेवा यात्रा जारी है। सेवा यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने पर्यटन विभाग के होटल विष्णु विहार का उद्घाटन किया। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों की सुविधा के लिए इसे बनाया गया है। इसके बाद टेकारी पहुंचे मुख्यमंत्री ने अनुमंडल अस्पताल का उद्घाटन किया। सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने टेकारी राज्य उच्च विद्यालय में 225 करोड़ की लागत से 119 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। स्कूल परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग दोहराई, वहीं लालू पर भी जमकर निशाना साधा और दावा किया कि लोग उन्हें किसी भी कीमत पर फिर से सत्ता में वापसी का मौका नहीं देंगे। दर्जा हमें लेना, हर हालत में इसको हासिल करना। अभी जो तरक्की है इससे और तेज गति से हम लोग तरक्की करेंगे। का जो चक्र है वो घूमता है, उसको कोई उल्टा नहीं घुमा सकता है। जो घूमना था, जो दौर बीतना था, वो दौर बीत गया। बीते दौर के लोग फिर से वापसी चाहेंगे तो इस बिहार में नामुमकिन है, चाहे जितना नाक रगड़ ले, यह नामुमकिन है। अब बिहार फिर से और बिहार के लोग फिर से तनाव की भट्ठी में जलने को तैयार नहीं है। ये वही मगध का इलाका है जहां एक दिन नरसंहार होते थे, बिहार बदनाम होता था, बिहार की चर्चा होती थी नरसंहारों के लिए। आज बिहार में शांति है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अकलेरा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। गहलोत ने अपने संबोधन में भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और लोग इन योजनाओं का फायदा उठाएं। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा बुधवार को करौली जिले के टोडा भीम कस्बे में पहुंची। वसुंधरा राजे ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया। वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार 4.5 साल में विफल रही। टोडा भीम में वसुंधरा ने गहलोत पर फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि मुख्यमंत्री ने बेटे को होटल खुलवा दी और रिश्तेदारों को नौकरियां दे दी। प्रदेश के मुखिया को जनता का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी?
तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। हादसा मंडी जिले के झिंडी के पास हुआ, जब एक बस अनियंत्रित होकर व्यास नदी में गिर गई। घटना में 36 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 लोग घायल बताए गए। घायलों को जोनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर सभी मृतकों के शव को नदी से निकाल लिए हैं। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। गुमला के पास सड़क हादसे में मृत जवानों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल 7 जवानों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कामडारा थाने में पदस्थापित ये जवान खरीदारी कर जीप से लौट रहे थे। इसी बीच गुमला खूंटी रांची मार्ग पर कामडारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास जवानों की जीप को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना के तुरंत बाद घायलों को कामडारा अस्पताल ले जाया गया। सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि घटना में 2 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सुकमा जिले के कृष्टारम पुलिस कैंप में पदस्थ करीब 40 जवान जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे। तभी कैंप से करीब 500 मीटर की दूरी पर घात लगाकर बैठे 100 से ज्यादा नक्सलियों ने सुरक्षा जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना में एक जवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान की अस्पताल ले जाने के समय मौत हो गई। फायरिंग में घायल 2 जवानों का रायपुर में इलाज जारी है। महारानी अस्पताल के लाया गया है। एक परशुराम नेताम है, जो कि कोंडागांव जिला अंतर्गत फरसगांव थाने का सिवना भाठा का निवासी है, और दूसरा राम नारायण है प्रधान रक्षक, जो भी मृत हुआ है। और ऐसी जानकारी मिली है कि किस्टारम के पास घटना हुई है, जिसके कारण ये दोनों शहीद हुए हैं। दूसरा जवान का अभी जानकारी नहीं हुई है, जानकारी ली जा रही है। वैसे अंबिकापुर के आसपास का रहने वाला है जानकारी। अभी पंचनामा पोस्टमार्टम होकर आज ही इनका। ईटीवी न्यूज में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं आज की तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे रामबाण आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। उत्कट आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिला लें अर्थात एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर जाएं और अपने शरीर से एक कुर्सीनुमा आकृति बनाएं। घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सीधे हो जाएं। हाथ भी नीचे कर लें। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। शरीर का संतुलन भी बनाए रखें इस आसन में और कोशिश करें फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स रुकने की भी, और बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर आ जाएं। इस तरह से करते रहें। हाथ नीचे कर लें। ध्यान रखें श्वास लेते हुए पहले फाइनल पोजीशन में जाएं और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करते हुए श्वास को रोकते हुए फाइनल पोजीशन में अपने आप को बनाकर रखें और शरीर का संतुलन भी बनाए रखें। शरीर को हिलने डुलने बिल्कुल नहीं दें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में। रामबाण आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। दोनों हाथ सामने से खोल लेंगे अर्थात हाथों में फासला कर लें और जितना हाथों में फासला किया उतना ही पैरों में फासला कर लेंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। श्वास लेते हुए पूरा ऊपर देखें, हाथ और ऊपर उठाएं थोड़े, और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। हल्का सा विश्राम करें एक बार करने के पश्चात। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ खींच के रखेंगे और पैरों को पीछे की तरफ खींच के रखेंगे अर्थात पूरी एकाग्रता लोअर एब्डोमेन पे रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे और फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के श्वास रोकते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से करेंगे। अपना ध्यान लोअर बैक पे रखते हुए भी इस आसन का अभ्यास करें। रिलैक्स, विश्राम। रामबाण आसन नाम है इसका और अपने नाम के अनुरूप काम करता है हमारे पूरे शरीर में। अर्थात पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर की एक एक ऑर्गन्स की एक एक अंगों की एक्सरसाइज में होती है और मेन हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है। तो पेट के लिए जिनको डायबिटीज़ है, मोटापा है, उनके लिए बेहद उपयोगी है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इसको करने से अर्थात मेरुदंड पर लचीलापन आता है इसको करने से। जिनके कमर में दर्द रहता है उनके लिए उपयोगी आसन है। दोनों पैरों में रक्त संचलन की क्रिया नियमित रूप से होती है। इस आसन को करते समय ध्यान रखें कि अपने दोनों हाथ आगे की ओर खींच के रखें और पैरों को पीछे की ओर खींच के रखें। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है उनके लिए भी बेहद उपयोगी है ये रामबाण आसन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम अर्थात हृदय रोग से जो पीड़ित हों उन्हें एक समय में सारा खाना नहीं खाना चाहिए अर्थात बीच में जब जब उन्हें भूख लगे तो 3 से 4 बार दिन में 3 से 4 बार उन्हें अपनी भूख को मिटाते हुए भोजन का सेवन करना चाहिए अर्थात जबरदस्ती एक ही बार खाना नहीं खाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या हैं आज के मुख्य अंश। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन पर प्रकाश। करेले की फसल में प्रबंधन कार्य। किसान भाइयों, खरीफ फसलों की बुवाई हेतु मृदा की भौतिक, जैविक व रासायनिक स्थिति सुधार के अंतर्गत हमने कल के अंश में दिखाया कि किस प्रकार मृदा की भौतिक दशा में सुधार करें। लेकिन जहां तक बात मृदा की जैविक व रासायनिक स्थिति की है, तो इसके सुधार हेतु आपको समन्वित पोषक तत्व प्रणाली को अपनाना होगा, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि किसान मुख्यतः गोबर की खाद व मुख्य पोषक तत्व जैसे नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश इत्यादि को अपनी उपलब्धता के आधार पर उपयोग करते हैं। वे इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि दिए जा रहे उर्वरकों की मात्रा कम या अधिक तो नहीं है, जिसके कारण आगे चलकर फसल की कम बढ़वार या फिर अधिक हरेपन के कारण जल्द ही फसल का कीट व रोगों की चपेट में आना देखा जाता है, जिसका परिणाम आगे चलकर कम उत्पादन के रूप में उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, आपके साथ ऐसा ना हो, इस हेतु आप मृदा सुधार के अंतर्गत मृदा की जैविक व रासायनिक दशा को कैसे सुधारें, जानने हेतु देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। विश्लेषण रिपोर्ट में देखिए जो किसान को मिलती है, किसान उसका क्या अर्थ निकाले, ये बहुत आवश्यक चीज है। जैसे जैविक कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकाली जाती है। मात्रा इसलिए निकाली जाती है ताकि किसानों को खेत के अंदर गोबर की खाद की कितनी कमी है उसके अनुरूप उसकी सिफारिश दी जाती है। इसी प्रकार से उपलब्ध फास्फोरस और उपलब्ध पोटाश की भी सिफारिश इसमें दी जाती है। कुछ अन्य पोषक तत्व हैं जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे जिंक वगैरह है, तो जिंक की भी जांच की रिपोर्ट इसमें दी जाती है। तो सिफारिश में ये निश्चित रूप से पता लग जाएगा कि अन्य पोषक तत्वों की फसल की मांग है या नहीं है, और अगर मांग है तो कितनी मांग है, ताकि उसकी पूर्ति फर्टिलाइजर के रूप में की जा सके। किसान भाइयों, अभी हमने जाना मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आप कैसे उर्वरकों की कमी को पहचानें। लेकिन जहां तक इनके प्रबंधन की बात है, तो आपको समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को अपनाना होगा, जिस पर प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का कार्बनिक पदार्थों एवं जैविक उर्वरकों के साथ इस तरह से सम्मिलित रूप से प्रयोग करें जिससे फसलों उत्पादन बढ़े, मृदा की उर्वरता का संरक्षण हो, उसे टिकाऊपन मिले तथा भूमि के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। किसान भाइयों, पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की आवश्यकता होती है। अतः मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर इनके समन्वित प्रबंधन हेतु 3 महत्वपूर्ण अवयव हैं: जैविक खाद, जीवाणु खाद और रासायनिक खाद। तो सबसे पहले बात करते हैं जैविक खाद की। इसमें हरी खाद, कंपोस्ट, विभिन्न प्रकार के खल्ली आते हैं। हरी खाद के रूप में सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग आदि का प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के प्रयोग से आप नाइट्रोजन, स्फूर, पोटाश के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व मृदा को प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टन गोबर की खाद के प्रयोग करने से 5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 3 किलोग्राम स्फूर एवं 4 किलोग्राम पोटाश प्राप्त होते हैं।
1 टन कंपोस्ट प्रयोग करने से 4 किलोग्राम नाइट्रोजन, 4 किलोग्राम स्फूर एवं 1 किलोग्राम पोटाश की प्राप्ति होती है। खलियों के प्रयोग से 4 से 7% नाइट्रोजन, 1 से 2% स्फूर एवं 1 से 1.5% पोटाश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार किसान भाइयों, जैविक खादों के प्रयोग से फसल में अनुशंसित उर्वरक की 1/4 मात्रा की बचत की जा सकती है। जीवाणु खादों में राइजोबियम, जो दलहनी फसलों के लिए उपयोग में आते हैं, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। गेहूं के लिए एजेटोबैक्टर, मक्का तथा गन्ना के लिए एजोस्पाइरिलम का व्यवहार किया जाता है, जिससे 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होते हैं। जबकि फास्फोरस की प्राप्ति हेतु जीवाणु खाद में फास्फोबैक्टीरिन का प्रयोग किया जाता है, जिसे सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। जीवाणु खाद का प्रयोग बीज उपचार, पौध जड़ कंद एवं भूमि उपचार कर किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं रासायनिक खाद की, जिसमें उर्वरक की मात्रा का निर्धारण मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के अनुरूप ही करते हैं, जिसमें मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता को इस प्रकार श्रेणीबद्ध विभक्त किया जाता है, जिसमें अल्प, मध्यम एवं उच्च वर्ग में रखा गया है। जिसमें सर्वप्रथम कार्बनिक पदार्थ की बात करें अब बात आती है कि उर्वरक की अनुशंसित मात्रा को किन किन स्रोतों से पूरा किया जाए। तो किसान भाइयों, सामान्यतः धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन हेतु कार्बनिक खाद अथवा गोबर खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट से 25% पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। 50% पोषक तत्व रासायनिक उर्वरक से शेष 25% नील हरित शैवाल, जो वातावरण में उपलब्ध स्वतंत्र नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, अथवा हरी खाद से करने पर उत्पादन में वृद्धि एवं स्थिरता दर्ज की गई है। इसके अलावा कृषि उत्पादन को स्थिर बनाने हेतु फसल चक्र अपनाना चाहिए। किसी भी खेत में लगातार एक ही प्रकार की फसल लेने से उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तथा अनेक कीट एवं रोग उत्पन्न हो जाते हैं। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन से कई लाभ हैं। इसके अंतर्गत भूमि और पर्यावरण प्रदूषण में कमी, भूमि की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचना में सुधार, भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि, उर्वरकों पर निर्भरता में कमी, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और स्थिरता, प्रति इकाई आर्थिक अधिक लाभ। किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी मृदा सुधार पर जानकारी प्राप्त की, इस बारे में और अधिक जानकारी हेतु देखना ना भूलें कल का अंश। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत करेले का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी खेती करके हमारे अनेक किसान भाई अच्छा लाभ कमाते हैं। और हमारे जिन किसान भाइयों ने मार्च माह में करेले की बुवाई की होगी, वह फलन की अवस्था पर होगी, जो कि उत्पादन एवं गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, अतः हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे इसमें समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों जैसे खरपतवार प्रबंधन, उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन, मिट्टी चढ़ाना एवं पौध संरक्षण आदि पर विशेष ध्यान दें। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि हमारे किसान भाई इन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण हमारे किसान भाइयों को कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त होती है। हमारे रिपोर्टर ने भ्रमण के दौरान ग्राम पलसोड़ा, जिला रतलाम के कृषक कमल आंजना से संपर्क किया, जिन्होंने करेले की फसल लगा रखी है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं करेले की फसल में वर्तमान में किए जाने वाले प्रबंधनों के बारे में। मैंने 3 बीघा जमीन में करेले की खेती की है। इसके लिए सबसे पहले हमने बीज की जुताई करी, जो कतार से कतार की दूरी 4 फीट रखी और बीज से बीज की दूरी का भी 4 फीट है। और ये लगभग 2.5 महीने की फसल हो चुकी है और अब इसमें उत्पादन होना प्रारंभ हो चुका है। इसमें खरपतवार प्रबंधन के लिए निंदाई गुड़ाई की जाती है। ये गर्मी की फसल होने के कारण इसमें ज्यादा खरपतवार नहीं हो पाता है। प्रबंधन में मुख्य रूप से इसमें जैसे पानी का होता है, हर 1 तुड़ाई के बाद इसमें या 2 तुड़ाई के बाद पानी देना आवश्यक होता है। पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें कम से कम 8 दिनों के
अंदर अंदर सिंचाई करनी होती है। ज्यादा दिनों में सिंचाई करने पर इसका उत्पादन घट जाता है और फसल में बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है। खाद इसमें हम 1 या 2 बार देते हैं, मुख्य रूप से DAP और पोटास वगैरह दे देते हैं। ये हम 20 किलो से 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से देते हैं DAP और 5 से 10 किलो बीघा के हिसाब से पोटास दे देते हैं। इसमें कई प्रकार के रोग आते हैं, जैसे वायरस आता है और इसमें डाउनी आती है, ब्लाइट आता है। तो इसके अंतर्गत पहला रोग आता है एंथ्रेक्नोज या शामवाण। इस रोग में पत्तियों, तने तथा फल पर हल्के से धब्बे प्रकट होते हैं। बाद में ये धब्बे काले धब्बों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब 0.25% का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा रोग है चूड़ी फफूंदी रोग। रोगग्रस्त पौधे के तने, पत्तियां व सभी भागों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। इससे पत्तियां व तना पीला पड़ जाता है तथा पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देने पर कैराथेन 0.1% या कैलेक्जीन 0.05% का 10 दिन के अंतराल पर 2 या 3 छिड़काव करना चाहिए। डाउनी मिल्ड्यू या मृदु रोमिल आसिता। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं तथा नीचे की सतह पर कवक की वृद्धि दिखाई देती है। इसकी रोकथाम हेतु मैंकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। विषाणु रोग माहू आदि रस चूसने वाले कीटों से फैलता है। रोग का प्रकोप होने पर पत्ती की लंबाई चौड़ाई कम होकर ग्रसित पौधों के फल भद्दे रंग के व बेडौल हो जाते हैं। पत्तियों की शिराओं के बीच हरा व पीला रंग देखा जाता है। इस रोग का प्रकोप हो जाने पर कोई प्रभावी नियंत्रण उपाय नहीं है, अतः रोकथाम हेतु रोगग्रस्त पौधों को निकालकर जला देना चाहिए। फसलों पर किसी उपयुक्त कीटनाशक जैसे डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इसके वाहक रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण हो सके। पौधों की फल वाली अवस्था पर फल मक्खी का आक्रमण होता है और यह मक्खी अपने डंक के द्वारा फलों के अंदर अंडे दे देती है और अंडे से निकलने वाले मैगट फलों को अंदर ही अंदर खा के खराब कर देते हैं। बाहर से देखने पर फल बिल्कुल सूखने लगता है और फल को तोड़कर देखने पर फल पूरा अंदर से सड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके नियंत्रण हेतु प्रभावित फलों को भूमि में गहरा गाड़ कर नष्ट कर दें। मैलाथियन 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके बेहतर प्रबंधन हेतु शीरा या शक्कर के 1 लीटर घोल में मैलाथियन 50 EC 10 मिलीलीटर मिलाकर प्रलोभक तैयार करें और इसे प्यालों में 50 से 100 मिलीलीटर प्रति प्याले में डालकर खेत में कई स्थानों पर रखें। इससे मक्खियां इस प्रलोभक में गिरकर नष्ट हो जाती हैं और उनके नियंत्रण में सहायता मिलती है। इस प्रकार किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों की फसल सुरक्षा हेतु अगर बताई गई प्रबंधन तकनीकों को अपनाया जाए तो आप अपनी फसल को इन रोग कीटों से बचाते हुए अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम में अभी बाकी हैं कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ETV अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। VCD के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद